वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कराची का मसाइल के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद है ख्वाजा नवेद साहब, जो कि बैरिस्टर और जैसे रिटायर्ड भी हैं, और साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर ही रिजवान जैदी साहब। रिजवान जैदी साहब यहाँ से एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो कि है घंटा न्यूज़ के नाम से। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि वो इस प्रोग्राम में क्या लिख रहे हैं और आवाम को और लोगों को वो पसंद कैसे आए और क्यों आए, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इस ख्वाजा साहब बात कर लेते हैं कराची के मसाइल के हवाले से। आप क्या समझते हैं कराची का मेन इशू क्या है और हल कैसे किए जाएं? बात कर लीजिए रेवेन्यू के हवाले से। तो रेवेन्यू जनरली जनरेट तो कराची से पिछले 3 दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन बैठ रहा हूँ। चीफ साहब के पास यही कराची केसेस के मुताबिक सारी वहाँ समाअत हो रही है और बड़े ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं। तो जो निशानदेही अभी तक की गई है वहाँ पे, पहला तो ये था कि के इलेक्ट्रिक वालों की जो मोनोपोली है और ये जिस तरह से लोड शेडिंग करते हैं, तो चीफ साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने कहा ये बिजली बंद करने का इख्तियार आपको किसने दिया है? ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी है, आपका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। आप हमारे थानेदार बने हुए हैं कि हमने 2 घंटे इधर शट कर दिया, 4 घंटे उधर कर दिया, और 20 घंटे और 18 घंटे उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ से कह रहे हैं जी कुंडा लगा हुआ है और बिल्डिंग चोरी होती है। भाई अगर 20 आदमियों ने कुंडा लगाया है और 200 आदमियों ने नहीं लगाया, तो उन 20 आदमियों की सज़ा आप उन 200 आदमियों को भी दे रहे हैं जो बिल भी दे रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, और उनके घर में आप 20 घंटे लाइट बंद कर देते हैं। फिर वो बड़ी खुशी से बता रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर कि हमने लॉसेस कम कर दिए हैं, इतने 100% कम हो गए हैं। भाई जब बंद करोगे, लोगों को लाइट ही नहीं दोगे, तो फिर तुम्हारे लॉसेस कैसे बंद होंगे? तुम लॉस तो बंद होंगे, जब बिजली नहीं दोगे तो नफ़ा नुकसान तो फिर ख़त्म ही हो गया ना। तो बात यह कि चीफ साहब ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है, उसको इस्लामाबाद बुला लिया है इस बात पे। पहला तो ये है। दूसरा आपका नालों की सफाई का, उसमें भी यही हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट और KMC फेल हो गई, तो अब NDM को चीफ साहब ने दे दिया है कि भाई इख्तियार के भाई आप ये नाले साफ़ करें। अभी थोड़ी देर पहले खबरों में रिसेंटली बकरा ईद भी गुजरी है, जैसे कि आपने देखा होगा आलाइश के रोड बहुत दिन तक आलाइशें पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था और जो गाड़ियां आ रही थी, अगर बकरों को पता होता कि उनका बाद में ये अशर होना है वो भाग जाते हो भाई नाव से। तो असल में देखिए बहुत सारी चीज़ है कि कितना जुल्म उन बकरों के साथ। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया, कराची मिनी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की तमाम तर जो खूबसूरत ज़ुबान है उसके बोलने वाले कराची में बसते हैं। बात क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक तो जिस तरह मुख्तलिफ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में इसलिए काम हो रहा था कि सब सेम पेज पर थे, तो इसलिए काम में रुकावट कम थी। अब मसला क्या है कि 17-18 कितने इलाकों में कराची की इंतज़ामी यूनिट तकसीम है, इस गली में जाओगे तो वो हो जाएगा। तो कोई भी एक आदमी XYZ किसी को भी आए, जब तक आप मुकम्मल इख्तियारात नहीं देंगे किसी को भी, वो चाहे जीत कर किसी भी पार्टी का मेयर बने, उस वक्त तक आप उससे इस तरह उसकी सरजनिश नहीं कर सकते ना। वो आधा मलबा इधर डाल लेगा, आधा उधर डाल लेगा। फिर दूसरी बात, जब मरदमशुमारी की बात की गई, कराची मेरा ख्याल है कोई 175 के करीब गिना गया ना, 175 कराची का गार्बेज रोज़ाना का तकरीबन 12,000 मेट्रिक टन है तकरीबन, जो इल्म है मेरे, जो पढ़ा है। लाहौर 150 गिना गया और उसका गार्बेज है 5,000 मेट्रिक टन। तो सिर्फ ये 25 लाख लोग जो हैं 7,000 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा कचरा फेंक रहे हैं कराची के अंदर। तो कराची के तो कचरे से ही आप आबादी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जब ये सारे मामला सामने आए तो एंकर्स ने बोलना शुरू किया कि 2.5 से 3 करोड़ का शहर है। मैं कह रहा हूँ ये 2.25 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है, जितने का है, एक उतने हिसाब से यहाँ की जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी। फिर कराची के जो नाले थे, अच्छा नाले उर्दू का भी है, अगर वक्त पे हमारे नाले सुने जाते तो आज ये नाले भरते नहीं ना। उर्दू में जो नाला और फरियाद की बात की जाती है, ये 250 फीट के नाले जो थे अब नालियाँ रह गई हैं। पहले जहाँ अगर 2 बाल्टी पानी गुजरता था, वहाँ 20 बाल्टी पानी गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है ओवरफ्लो तो होना है। तो मसाइल तो बहुत गंभीर हैं और वही वाली बात है कि अगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा तो, और फिर सबसे बड़ी बात ये उस शहर के साथ हो रहा है जो कि आपका फाइनेंशियल हब है, कि कराची की तरक्की का मतलब है पाकिस्तान तरक्की करेगा, और कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। और जो अगर नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की ना करे तो असल दुश्मन तो पाकिस्तान का वो हुआ ना, क्योंकि मैं और आप जो हैं बिलवास्ता बिलावास्ता किसी ना किसी तरह तो टैक्स दे ही रहे हैं ना, और उसके एवज हम क्या चाहते हैं कि हमसे कोई इदारा, हम किसी भी सरकारी इदारे में जाएं तो हमसे कोई इज्जत से बात कर लें। हम इससे ज़्यादा यहाँ का शहरी कोई तवक्को। बेरोजगारी की शरह भी बढ़ी है। देखिए बेरोजगारी की शरह तो वो इंतहा बढ़ गई है।
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेरोज़गारी की शरह। और देखें फिर वो बात क्या होती है कि कराची में या पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में हम कम मुनाफे को नुकसान में शामिल करते हैं। अगर आप सनतकार हैं और आपको 20 करोड़ बचने थे, आपको 10 करोड़ बचे, तो आप कह रहे हैं मुझे 10 करोड़ का लॉस हो गया है। तो जब हनीमून टाइम होता है मालिक का किसी भी सनत की, उसको तो वो तन्हा एंजॉय करता है, और जब क्राइसिस आता है तो वो फिर सबके साथ मिलके एंजॉय करता है। लेकिन ये रिसेशन का ज़माना पूरी दुनिया में है, सिर्फ कराची या पाकिस्तान ही, और कोविड के बाद से दुनिया बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। तो हमें वो भी देखना है। फिर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप शरह खानदगी पर अपनी तवज्जो नहीं देंगे, तो वादा किया था ना कि नौकरियों का वादा किया था। देखिए वादों पर आएंगे, देखें वादों पर आएंगे, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाता है, बातों में आ जाते हैं ना फिर। तो ठीक है, देखें बात क्या है, अगर उस वादे की साइकिल पे जाएंगे तो एक नई दुनिया जो आबाद होने वाली है उसमें यह है कि सबको इंडिविजुअल रखना है इकाई की सूरत में, क्योंकि कलेक्टिव होने ही नहीं देना ना। जिस तरह अगर हम आज 14 अगस्त पे जब हम बात करते हैं तो आज से 73 बरस कब्ल जो है एक कौम जो है मुल्क की तलाश में निकली थी, आज 73 बरस बाद ये मुल्क एक कौम की तलाश में है। फर्क आ गया ना। तो जब आप कौमी बयानिया सिर्फ यही है कि जिस तरह जब तक हम पाकिस्तानी बनकर नहीं सोचेंगे, और पाकिस्तानी बनने में जो सबसे बड़ी बुनियाद है जो किरदार अदा करेगी वो आपकी ज़ुबान है, जो कि है उर्दू। क़ादिर साहब, पाकिस्तानी बन के कैसे सोचें जब बेरोज़गारी की शरह में आप खुद बता रहे हैं कि इतना इजाफा हो गया और साथ ही साथ क्राइम में भी इजाफा हुआ है। आप तो कोर्ट में ही रहते हैं, हर वो कोर्ट कचहरियों में रहते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर तो कौन जानता होगा। सर साहिर लुधियानवी ने लिखा है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, मैं जहाँ हूँ वहाँ तहजीब नहीं बन सकती। और फिर इसी गुर्बत के लिए उन्होंने लिखा, हल बैल बिके खलियान बिके, हल बैल बिके खलियान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों सब जीने के सामान बिके, कुछ भी ना रहा जब बिकने को जिस्मों की तिजारत होने लगी, खिलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में जसारत होने लगी। क्या बात। ये तवील नज़म है परछाइयाँ, आप इसको पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि यही हालात अब इस मुल्क में इस वक्त होने वाले हैं जो साहिर ने हिंदुस्तान के बारे में आज से 40-50 साल पहले लिखा, अब हमारा वो और बिल्कुल इस तरह मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब 54 में बनामे वतन में कितनी यानी कि मारकतुल आरा नज़्म है, और उसका एक हिस्सा यही था कि तुम तो सिक्कों की लपकती हुई झनकारों में अपनी माँ को उठा लाते हो बाजारों में। तो हालात 54 में भी वो जिस जानिब निशानदही कर रहे थे, ये 54 की बनामे वतन है, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो असल में क्या हुआ कि हमें डिस्कनेक्ट किया गया हर चीज़ से। सवाल हम नहीं पूछ सकते, मुबाहिसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहस दलील की बुनियाद पर होती है, लेकिन ज़िंदगी के मुबाहिसे में दलील हार जाती है। आप अगर कहीं जाते हैं और आप अगर आर्ग्यू करते हैं तो आप सबसे पहले टारगेट हो जाते हैं कि इस आदमी को तो अपने दरमियान में रखना ही नहीं है, ये सवाल बहुत पूछता है। सही बात है। और दूसरा एक छोटी सी एक बात देखें, बात सिर्फ इतनी सी मेरे भाई कि जो कादिर मुतलक है वो कुन फयकुन पे कुदरत रखता है और वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन जो ज़मीनी खुदा है, इसका सबसे बड़ा मसला क्या है कि कुन पे तो कुदरत रखता है, इसका फयकुन मैं हूँ, ये काम कर दो, मैं कहा अभी रुक जाए, अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ। अब उसकी हटने लगी ना, मुझे कह रहा है अभी रुक जा मैं 5 मिनट में करता हूँ, ये फ़ौरन से क्यों नहीं किया। ये सारे ये सोसाइटी के जो रवैये हैं ना, ये उनका शाखसाना है कि जिसकी वजह से आप हर तरफ चले जाएं। और अगर देखा जाए मिसाल के तौर पे कि किस किस चीज़ पे जाएंगे, कि अभी कुर्बानी की बात की, कमिश्नर कराची साहब ने यकीनन नेक नियति पर वो कानून पास किया कि हर कोई अपनी अपनी यूसी में इस जगह जाके कुर्बानी करेगा। जो मुकामात यहीं के मुंतखब किए गए थे, वहाँ 2 लोटे पानी का तो बंदोबस्त था नहीं, तो अपना जानवर ला के गिराएगा कौन। लेकिन अब खातों में तो ये लिखा जाएगा ना कि हमने एक बहुत अच्छा कदम किया था, उसमें कोई शक नहीं कि इक़दाम अच्छा था। फिर कराची जो हमारी जो लिस्ट आती है अशिया ख़ुरनोश की जो होती है प्राइस कंट्रोल लिस्ट, उसमें गोश्त कितने रुपए किलो बिक रहा है और प्रैक्टिकली कितने रुपए किलो बिक रहे हैं, कि नाक के नीचे 300 रुपए किलो ऊपर जा रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो बात क्या है, ये जो महंगाई भी बढ़ती जा रही है सर, वो तो गरीब का पता नहीं अल्लाह ही पूरा कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो जितनी उनकी बेचारों की आमदनी है उसमें तो कोई बजट बना के दिखा ही नहीं सकता। ऐसा ही चाहे हफीज शेख को दे दें, चाहे जिसको मर्जी दे दें, इतना बड़ा भी कोई आ जाए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, लेकिन वो असद उमर से वो उनसे बनवा लें।
खुश नहीं है, लेकिन असद उमर से भी खुश नहीं थे वो, जब असद उमर भी तो कुछ टाइम गुजार के गए हैं ना। बस अब वो भी बैठे हैं इक़्तिदार में। चले हम हुकूमत के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे, लान तान करते रहे, यहाँ पे बैठ के बातें कोई फर्क नहीं बहुत पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीगर जो अपोजिशन जमाते हैं उनका वो क्या भी कुछ किरदार नहीं कर रही सर, वो भी एक ही जैसा है सबका। लेकिन उनका क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? किरदार क्या होगा सर, अपने आप को मुस्तफीद करने के लिए, अपने इस्तेफादे के लिए हमेशा आगे बस ये है कि ये लोग अगर ईमानदार हो जाएं तो वसाइल हमारे को कम नहीं है। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम को का ये मौके को गनीमत जानते हुए एक सवाल भी, जिस तरह आवाम को नुमाइंदा मुंतखब करने का है ना वोट के जरिए, अगर हमारा नुमाइंदा अपने इलाके में अगर डिलीवर नहीं कर रहा हो तो उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आवाम क्या करें? क्योंकि हम तो वोट देते हैं और वो वहाँ जाके फिर वो चप्पल में आने वाला गाड़ी में घूमना शुरू कर देता है। तो या तो कोई वो एफिडेविट भर के जाए हमारे इलाके में, तो यही तो फिर नायब जब पकड़ती है तो फिर ये हंगामे करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में पॉजिटिविटी भी दीगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात भी नहीं है। अगर हम सिर्फ यही सोच रहे हैं, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको उजागर करने की भी ज़रूरत है। आप क्या समझते हो, उजागर नहीं करना चाहिए? देखिए, टैलेंट जो है ना, जो जेन्युइन टैलेंट है वो बहता हुआ पानी है। आप उसके आगे जितनी रुकावटें खड़ी कर दें वो अपने वक्त पर अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाएगा। हमने बहुत सौ को किसी खातर में नहीं लाए, लेकिन अब जिस तरह सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की बात कर रहे थे, आप इंटरनेट की बात कर रहे थे, अभी सब ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाना शुरू किए ना, क्योंकि कहने वालों का कहना है ये 8-10 साल में ये इडियट बॉक्स जो है अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगा और अगली दुनिया सिर्फ डिजिटल है। तो चैनल्स ने भी अपने पैरेलल डिजिटल चैनल्स लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। डिजिटल मार्केटिंग बढ़ गई है। जो एक इश्तिहार अगर टीवी पे चलाने का 20 लाख का बनता है तो वही फेसबुक पर चलाने में 2 लाख रुपए में काम हो जाता है। तो चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ठीक है। अब हमारे साथ हमारे पास जो ख्वाजा साहब टाइम की काफ़ी जो शॉर्टेज है, तो मैं ये चाहूँगा कि आज के दिन की मुनासबत से तो खूबसूरत सा पैगाम जो है सामने वाले कैमरे की तरफ देखते हुए आप भी दे दें। खुशी का दिन है, यौम आज़ादी है। आज़ादी की कदर उनसे पूछो जिन्होंने गुलामी गुजारी है। आज कश्मीर के लोगों से आप पूछे आज़ादी की कीमत आज कितने 365 दिनों से 66 दिनों से वो महसूर हैं इस मोदी के उसमें, और वहाँ इंडियन फौजी जो है उनको घरों में बंद किए हुए और कर्फ्यू लगा के बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम यहाँ गुर्बत भी है, महंगाई भी है, जुल्म भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरे मालिक का, कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमारे हुक्मरान कितने भी बुरे हों हैं हमारे अपने, हमारे ऊपर कोई मुद्दी नहीं है और कोई मुद्दी नहीं है। हमें अपने हुक्मरानों से जितनी भी शिकायत हो, जितनी भी हमारी उनसे लड़ाई हो, वो हमारी आपस की लड़ाई है, लेकिन वो हमारे मुद्दी नहीं है, वो हमारे हुक्मरान हैं, वो हमारे नुमाइंदे हैं। हमने रखा है, हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। अपनी आज़ादी की कदर करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क की आज़ादी ठीक है, आज़ादी की कीमत पहचाने। और रिजवान भाई आप क्या कहेंगे? देखें, 14 अगस्त एक दिन का नाम नहीं है, 14 अगस्त पूरी एक ज़िंदगी है और तजदीद अहद वफ़ा है। तो सिर्फ एक दिन घरों पर सब्ज़ हिलाली परचम या अपनी मोटरसाइकिलों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने में से ये मकसद मुस्तकिल बुनियादों पर हासिल नहीं होगा। आप लहराते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, दुनिया तक मैसेज जाता है, और जिस तरह नन्हे बच्चे अपने चेहरों पर सब्ज़ हिलाली परचम की पेंटिंग्स भी करवाते हैं, बहुत अच्छा मैसेज है। ये पोटेंशियल इसी तरह बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आज के दिन के बाद हमें ये फैसला करना है हमने बकिया 364 दिन अपनी वतन से मोहब्बत में किस तरह गुजारने हैं, और परचम की हुर्मत की पासदारी हम सब पर लाजिम है, इसका ख्याल करें। और बात वही है कि मौज बढ़े या आंधी है, ठीक है, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर शौक दुख झेले, घर तो आखिरत। बेशक, ज़बरदस्त। हमारी जिम्मेदारी क्या है और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी क्या है, मीडिया की जिम्मेदारी क्या है, हमने आपको हमेशा गाय बगाए आगाह करते रहना है। साथ ही साथ मसाइल तो बहुत है, लेकिन उन पर कंट्रोल भी हमें खुद ही पाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कश्मीर से पूछे आज़ादी की कीमत क्या है और आज़ादी का मकसद कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमें। नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। चलते हैं मामूल की नशियात की जानिब। अल्लाह हाफ़िज़।